ये है कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिनको ऑडियंस एक टाइम पे काफी सपोर्ट करती थी, काफी रिस्पेक्ट दिखाती थी, लेकिन 2025 में इन्होंने अपनी खुद की गलतियों के चलते अपनी रेप्यूटेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया और आज के टाइम पे इनकी खुद की ऑडियंस इनको हेट करती है और इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। इनमें से पहला नाम निकल कर आता है ध्रुव राठी का। 17 अगस्त 2025 को ध्रुव राठी अपना एक नया स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि वो अपना एक नया AI टूल लॉन्च कर रहे हैं एंड वो अपनी बैक स्टोरी बताते हैं पहले कि उनको रिसर्च करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती थी, उनको अलग अलग AI टूल्स के ऊपर स्विच करना पड़ता था बेटर रिजल्ट्स पाने के लिए, और इसीलिए उन्होंने अपना नया AI स्टार्टअप लॉन्च करा है। कई सारे अलग अलग AI के एक्सेस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, यानी एक ही प्रॉम्प्ट डालने पे आपको अलग अलग AI से आंसर्स मिल जाएंगे। और ध्रुव राठी का जो सबसे बड़ा क्लेम था वो था उनका प्राइस को लेकर। वो कहते हैं अगर आप सारे AI के सब्सक्रिप्शन को खरीदोगे तो वो 10,000 रुपए से भी ऊपर का पड़ेगा, लेकिन अगर ध्रुव का AI खरीदोगे तो वो सिर्फ आपको 1,000 रुपए का पड़ेगा और उसमें आपको अलग अलग AI टूल्स के मॉडल एक ही साथ देखने को मिल जाएंगे। ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा था, काफी सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड भी थे। ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही थी। तो रियलिटी में बाकी सारे AI टूल्स को अगर आप पैसे देते हो तो आपको टोकन्स भर के मिलते हैं। अब टोकन्स यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी आप AI को प्रॉम्प्ट देते हो और उसका जो भी आंसर्स मिलता है उन वर्ड्स को टोकन बोलते हैं। अब अलग अलग AI टूल्स में आपको टोकन्स भर के मिलते हैं और इवन ChatGPT के फ्री मॉडल में 57 मिलियन से ज्यादा टोकन्स मिलते हैं, वो भी फ्री एकदम। लेकिन ध्रुव राठी के AI मॉडल के अंदर सिर्फ 4 लाख टोकन मिल रहे थे, जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों इन्वॉल्व था, यानी कि प्रॉम्प्ट देना और प्रॉम्प्ट का आंसर दोनों चीजें इन्वॉल्व। और ध्रुव राठी ने 4 लाख टोकन वाली बात को अपनी वीडियो के अंदर कवर भी नहीं किया था और उसके बारे में बात भी नहीं करी, और इसलिए उनके इस AI स्टार्टअप को लोग जमकर क्रिटिसाइज करने लगते हैं और इसके बारे में नेगेटिव रिव्यू देने लगते हैं। और इवन टेक कम्युनिटी के एक रिस्पेक्टेड यूट्यूबर ज्ञान थेरेपी भी इसके बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं ध्रुव का AI फिस्ट एक कंप्लीटली यूजलेस प्रोडक्ट किसी भी सीरियस AI यूजर के लिए। आप इसमें सीरियस रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग जैसे इंपॉर्टेंट काम को कर ही नहीं सकते हो। और वो ये भी बताते हैं कि ये कोई AI टूल नहीं जिसको ध्रुव राठी AI कह के बेच रहे हैं, ये सिर्फ एक सर्विस टूल है जो कि आपको AI टूल से कनेक्ट करता है और इस बीच में यूजर का सारा डेटा ध्रुव राठी के पास भी जाता है, जो कि कितना सेफ है ये तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो। और जितने भी लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया का स्टार्टअप है, इंडिया के स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहिए, वेल ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके सारे आउटपुट और सारी चीजें US से इंपोर्ट करी जा रही है, मतलब बेसिकली चल तो वहीं से रहा है ना। और इवन इसी साल फ्लाइंग बीस्ट के साथ हुई उनकी एक कंट्रोवर्सी में फ्लाइंग बीस्ट ने ध्रुव को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो आपको पता ही होगा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को काफी ज्यादा हेट मिल रही थी, और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक यूजर ट्वीट करते हुए लिखता है कि ऐसे लोगों को अपना घर गाड़ी देने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए। और उसी यूजर को रिप्लाई करते हुए ध्रुव कहता है कि जब भी इंडिया में कोई ऐसा केस होता है तो इस विलेन को हमेशा हीरो की तरह पोर्ट्रे करा जाता है, इससे इंडिया के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन बन जाए और लोग आपस में ही लड़ने लग जाएं। जिसका रिप्लाई देते हुए फ्लाइंग बीस्ट ध्रुव राठी से कहते कि तुम हमेशा ही कल्प्रिट्स को बचाते हो। इसके बाद ध्रुव राठी मेन पॉइंट से भटक कर फ्लाइंग बीस्ट को पर्सनल अटैक करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी छोड़ो, पहले अपना करियर बचा लो और देश को बाद में बचाना। जिसके बाद फ्लाइंग बीस्ट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें वो ध्रुव राठी को पूरी तरह से एक्सपोज कर देते हैं। वो बताते हैं कैसे जब किसी भी इंसान के पास फैक्ट्स के रूप में पॉइंट्स नहीं बचते हैं तो वो लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं। जब आप किसी का आर्गुमेंट से आंसर नहीं दे सकते तो आप उस बंदे पे पर्सनल चले जाते हैं। कहाँ से ये डाइंग करियर में पहुंच गया और कहाँ से ये एक्सप्लॉइटिंग और किड्स फॉर ड्रामा पे पहुंच गया। और यहाँ पर आयरनी की बात ये है कि पास्ट में ध्रुव राठी ने खुद इस चीज को एक्सप्लेन करा है, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मास्टरी का। ऐसी आर्ग्यूमेंट्स की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी की कैटेगरी में आती हैं, जहां पर पॉइंट पर बात करने की जगह आप दूसरे इंसान को पर्सनली टारगेट करना शुरू कर दो। तो संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी के टाइम पे ध्रुव राठी को लेक्चर देना तो आता है, लेकिन वही चीज खुद के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। और अभी रिसेंटली जब धुरंधर मूवी रिलीज हुई थी तो उस चीज से भी ऑफेंड होकर ध्रुव राठी ट्वीट करते हैं, जिसके बाद लोग फिर से ध्रुव राठी के पुराने ट्वीट्स निकाल लाते हैं, पुरानी क्लिप निकाल लाते हैं। क्योंकि पीके के टाइम पे तो ध्रुव राठी ने कहा था कि जो लोग एक मूवी से ऑफेंड हो रहे हैं उनको खुद की मूवी बना लेनी चाहिए और जो मर्जी दिखाओ। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। तो फिर अब आज के टाइम पे क्यों ध्रुव राठी एक मूवी से ऑफेंड हो रहे हैं? और यहाँ पर भी ध्रुव राठी की हिपोक्रेसी साफ साफ नजर आ जाती है। जिसके बाद वो एक वीडियो भी रिलीज करते हैं धुरंधर मूवी के बारे में, और उस वीडियो के अंदर उनको भर के हेट मिलती है, लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, उनको ट्रोल कर रहे होते हैं, और ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ध्रुव राठी अपना कॉमेंट सेक्शन ही बंद कर देते हैं। और इसको भी वो प्राउडली ट्वीट करके बताते हैं कि मैंने तो कॉमेंट सेक्शन बंद कर दिया, मेरे वीडियो देखने के लिए तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इवन धुरंधर मूवी के बाद से तो उनकी खुद की ऑडियंस तक उनको डिफेंड नहीं कर
कर पा रही है। इतने ज्यादा इलॉजिकल पॉइंट्स दिए ध्रुव ने अपनी वीडियो के अंदर, और इसलिए ये पूरी कंट्रोवर्सी एक चीज दिखाती है कि ध्रुव राठी कितना ज्यादा इनसिक्योर बंदा है। वो सिर्फ उन्हीं कमेंट्स को अलाउ कर रहा है, उन्हीं लोगों को अलाउ कर रहा है जो कि ध्रुव राठी के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। ध्रुव अपने अराउंड में एक इको चैम्बर बना के रखता है जहां पे सिर्फ उसके बारे में पॉजिटिव बातें हो, उसको वही अच्छा लगता है, खुद की तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अगर कोई तीसरा बंदा उसको क्रिटिसाइज कर दे, उसको सही रास्ता दिखा दे, तो या तो वो मेन पॉइंट से भटक जाएगा, या तो पर्सनल अटैक करने लग जाएगा, या तो उसको अंधभक्त बोल देगा। लेकिन खुद की गलती कभी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसलिए ध्रुव राठी एक ऐसा यूट्यूबर है 2025 में जिसकी रेप्यूटेशन सबसे ज्यादा हार्म हुई है। इवन उनकी खुद की ऑडियंस तक उनको हेट दे रही है कमेंट सेक्शन में। जिसके बाद हमारे अगले यूट्यूबर है A2 मोटिवेशन। 26 नवंबर 2025 को देखेक्स अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता है जहां पर वो A2 मोटिवेशन के डाउनफॉल को एनालाइज करता है एंड प्रॉपर एनालाइज करते हुए वीडियो अपलोड करता है एंड कुछ पॉइंट्स रखता है। चलो यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 2 दिसंबर को वो एक और वीडियो अपलोड करता है जहां पर वो A2 मोटिवेशन के स्कैम को पूरी तरह से एक्सपोज करता है और बताता है कि कैसे A2 मोटिवेशन ने अपने खुद के स्टूडेंट्स को लूटा है। वो बताता है कुछ टाइम पहले A2 मोटिवेशन ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी जहां पर वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि आप मेरी वीडियो का कोई भी कॉन्टेक्स्ट कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कैसे भी कंटेंट बना सकते हो, और उससे जो भी पैसा आएगा उसको आप कमा के अपने पास रख सकते हो और उस चैनल के आप लीगल ओनर होगे। वो चैनल आपका होगा, उस पर स्ट्राइक नहीं मारी जाएगी, उस चैनल से आप पैसे भी कमा सकते हो। तो फिर क्या, उनके स्टूडेंट्स ने दिन रात मेहनत करी, चैनल बनाया, उस पर कंटेंट डाला, दिन रात उस पर जब मेहनत करी, और उसके बाद जब उनका चैनल मोनेटाइज हो गया, चैनल थोड़ा बड़ा हो गया, चैनल पर व्यूज आने लग गए, इसके बाद A2 मोटिवेशन की टीम उन स्टूडेंट्स को मेल करती है और अरविंद अरोड़ा खुद कॉल पर आते हैं स्टूडेंट के साथ में, जहां पे वो लोगों से फेक प्रोमिसेस करते हैं और मैनिपुलेट करके उनसे उनके चैनल का आईडी और पासवर्ड ले लेते हैं। ऑफिशियली ब्रांड में कन्वर्ट करेंगे। जी सर, जी। इसमें 7 दिन का समय लगेगा। ओके सर। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिससे मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो भी तुम्हारी इसकी चैनल की आईडी है और जो भी पासवर्ड है, यस सर, ठीक है, और वो तुम्हें बताना है। अपन को कम से कम 10 मिनट एक साथ कॉल पे रहना होगा, तब ये कन्वर्ट होगा ब्रांड में। ओके सर। तुम एक बार मुझे यूजर आईडी पासवर्ड मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं तुम्हें दोबारा 10-1 मिनट में कॉल करता हूं। और खुद ओनर बन जाते हैं चैनल को और बाकी स्टूडेंट्स को मैनेजर बना देते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन स्टूडेंट को मैनेजर के पोस्ट से भी हटा दिया जाता है और उनको एक कॉन्ट्रैक्ट करने पे मजबूर करा जाता है जहां पे वो कहते हैं कि इस चैनल से जो भी अर्निंग होगी उसकी 70% A2 मोटिवेशन रखेंगे और सिर्फ 30% स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। जो पहले फेक प्रॉमिस करते हैं कि चैनल बनाओ, उसका सारा ओनरशिप तुम्हारे पास होगा, सारे पैसे तुम कमाओगे। अब वही चीज उल्टी हो गई है, 70% सर रखेंगे और 30% स्टूडेंट्स को देंगे। और जब स्टूडेंट्स ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो टीचर जो लोगों को पढ़ाने का काम करता है, ये उन स्टूडेंट्स को कॉल करके धमकी देने लग जाता है कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा, लीगल केस कर दूंगा, डिफेमेशन का केस कर दूंगा और पता नहीं क्या। 5 करोड़ के नीचे आ जाएगा, ध्यान रखना। तू बैंगलोर आता फेंकला तो तेरे को, और तू इसको मैं चलाते नहीं, मेरी बात सुन, तू तेरे बहुत हो गया, समझा ना। और तू बना तू 4, तेरे को मैं कह रहा हूँ, एक सिंगल वीडियो आई ना किसी भी चैनल पे, तेरे पर डिफेमेशन का केस डालूंगा मैं, क्लियर करूँगा। बटुए में लेके चलता था सर। दुनिया में तू क्या प्रधानमंत्री मोदी जी से वीडियो बनवाने नहीं मिलेंगे। तू जिस को वीडियो के लिए बोलेगा ना, उसको 5 करोड़ का नोटिस भेजूंगा मैं। तेरी हिम्मत हो तो तू कर। और इवन स्टूडेंट्स के अलावा उन्होंने अपनी स्टाफ की टीचर तक को नहीं छोड़ा था। तो उन्होंने अपनी टीम में एक इंग्लिश वाली मैम को रखा था जिन्होंने A2 मोटिवेशन के लिए एक पूरा कोर्स डिजाइन करा था। जब वो शार्क टैंक में गए थे वहां पे प्रेजेंटेशन डिजाइन करी थी एंड काफी सारा काम करा था अच्छा खासा। लेकिन जब सैलरी देने की बात आई तो A2 मोटिवेशन ने इंग्लिश वाली मैम को सैलरी तक नहीं दी। और जब इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करते हुए इंग्लिश वाली मैम ने लिंक्डइन पर पोस्ट डाली तो उनको डिफेमेशन का लेटर भेज दिया कि तुम्हारे पे डिफेमेशन का केस कर देंगे। और जब A2 मोटिवेशन का पूरा स्कैम को एक्सपोज करते हुए देखेक्स ने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करी तो उसकी वीडियो के ऊपर पहले तो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक डालने की कोशिश करी गई। स्ट्राइक के बाद जब भाई ने अपील के लिए अप्लाई करा, उसका सारा एड्रेस और मोबाइल नंबर A2 के पास चला जाता है, जिसके बाद ना कोई लीगल कंप्लेन ना कोई FIR, सीधा ऐसा ही एक दिन रैंडमली भाई के घर पे पुलिस आ जाती है जिसको A2 मोटिवेशन ने भेजा होता है। और पुलिस वाले जबरदस्ती उस बंदे को लेकर साइबर ऑफिस जाते हैं, उसको हैरेस करते हैं, ऊपर मेंटल प्रेशर डालते हैं कि इस वीडियो को डिलीट करो और A2 मोटिवेशन से सॉरी बोलते हुए वीडियो अपलोड करो। अब पुलिस वालों के प्रेशर में आके भाई को वीडियो डिलीट करनी पड़ती है। और जब वो घर आते तो A2 की टीम से उसके पास कई सारे मैसेज आते हैं कि रोज A2 की तारीफ करते हुए वीडियो अपलोड करो। और जब पूरा केस भाई क्रेजी दीप को बताता है तो दीप इसके बारे में एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करता है। फिर क्रेजी दीप, सम्राट भाई, ऐसे बड़े बड़े मेन स्ट्रीम यूट्यूबर इस बारे में खुल के बात करते हैं। तब जाके A2 मोटिवेशन की पूरी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है कि कैसे ये बच्चों के साथ स्कैम करता है, अपने टीचर के साथ स्कैम करता है, उनको पैसे नहीं देता है टाइम पर और भी सारी चीजें। इस पूरी स्कैम के एक्सपोज होने के बाद A2 की सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है।
उसको लोग एक टाइम पे टीचर मानते थे, इंस्पिरेशन मानते थे, आज सिर्फ एक स्कैमर मानते हैं जो छोटे छोटे यूट्यूबर को हैरेस करता है, उनके ऊपर मेंटल प्रेशर डालता है, बच्चों के पैसे मार लेता है और भी कई सारी चीजें। जिसके बाद हमारे अगले यूट्यूबर है रणवीर अलाहाबादिया। इस साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इंडियाज गॉट लेटेंट तो तुम लोगों को याद ही होगी। तो 8 फरवरी 2025 को समय रहना इंडियाज गॉट लेटेंट का मेंबर्स ओनली एपिसोड अपलोड करते हैं, जिसमें कई सारे अलग अलग गेस्ट आए थे, जिसमें से एक थे रणवीर अलाहाबादिया। जिसके बाद शो के अंदर रणवीर एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो कि लोगों को काफी ज्यादा ऑफेंड कर देता है। अब मेनली लोग इसलिए ऑफेंड नहीं हुए थे कि क्वेश्चन इतना ज्यादा खराब था, मतलब वो तो था, लेकिन अगर उसकी जगह पे समय रहना वो क्वेश्चन पूछते तो बात कुछ और होती, क्योंकि रणवीर की पूरी पर्सनैलिटी काफी अलग बनी हुई है इंटरनेट पे। जैसे वो कितने ज्यादा स्पिरिचुअल है, भगवान में बिलीव करते हैं, महाभारत के लेसन्स को फॉलो करते हैं, अपनी वीडियोस के अंदर भी वो इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब इंडियाज गॉट लेटेंट के अंदर लोगों ने रणवीर की ऐसी पर्सनैलिटी को देखा तो उनको लगने लग गया कि रणवीर अलाहाबादिया तो एक फेक बंदा है जो कि इंटरनेट के ऊपर अपनी एक फेक पर्सनैलिटी शो करता है। जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बड़ी होती कि सभी के सभी लोगों के ऊपर FIR कर दी जाती है। अलग अलग स्टेट से लोग इनको हेट कर रहे थे, इनके पुतले जला रहे थे, और इवन महाराष्ट्र के CM से लेके पार्लियामेंट तक इसके बारे में डिस्कशन होने लगता है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह ट्रेंडिंग पे सिर्फ यही न्यूज चल रही थी। और फिर ट्विटर के ऊपर रणवीर सॉरी बोलते हुए एक पोस्ट अपलोड करते हैं, जिसके बाद 30 मार्च 2025 को वो अपने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पे वो पूरे इंडिया को सॉरी बोलते हैं और अपने सपोर्टर्स को थैंक यू बोलते हैं, और वो बताते हैं कि उनसे जो गलती हो गई वो अब आगे से नहीं करेंगे। लोग ऑफेंडेड जरूर थे, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे लोग रणवीर को माफ भी करने लग गए थे कि चलो कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती, इतने बड़े करियर में अगर एक उनसे गलती हो गई तो माफ कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद रणवीर फिर से एक इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि लोग उनको वापस से हेट देने लगते हैं। तो पहलगाम अटैक के बाद जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस को उड़ा दिया था, तो पूरा इंडिया काफी ज्यादा खुश था और सेलिब्रेट कर रहा था, एट द सेम टाइम काफी गुस्से में भी था, और अपनी आर्मी के ऊपर सारे इंडियंस काफी ज्यादा प्राउड थे। लेकिन यहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जो कि लोगों को काफी ज्यादा ऑफेंड करता है। यहाँ पे वो पहली चीज सारे पाकिस्तानियों को अपना भाई और बहन बताते हैं, वो भी ऐसे टाइम पे जब पूरा इंडिया पाकिस्तान को हेट कर रहा था, और इवन वो पाकिस्तान के लोगों से सॉरी भी बोलते हैं अगर उनको लग रहा है कि इंडिया नफरत फैला रहा है। और अपने पोस्ट के एंड में रणवीर लिखते हैं कि ये फाइट इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच की नहीं है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी और ISI के बीच की है। और ये पढ़ के तो पूरा इंडिया फिर से रणवीर को हेट देने लगता है, क्योंकि यहाँ पर रणवीर इंडियन आर्मी को और इंडिया के लोगों को सेपरेट बताते हैं। इंडियन आर्मी बॉर्डर में हमारी सुरक्षा के लिए इतनी मेहनत करती है, हमारे लिए सेक्रीफाइसेस करती है, और यहाँ पर रणवीर उनको सपोर्ट करने की बजाय पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, उनको सॉरी बोल रहे होते हैं, उनको अपना भाई बता रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि बदला लिया जाए पाकिस्तान से। ऐसे में रणवीर को अपने पाकिस्तान फॉलोअर्स की पड़ी है कि कहीं पाकिस्तान से लोग उनका अनफॉलो ना कर दे, उनके कहीं व्यूज ना गिर जाए, और इसलिए आज के टाइम पे लोगों की नजरों में रणवीर की रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एंड नेक्स्ट यूट्यूबर है राज शमानी। राज शमानी इंडियन पॉडकास्टर्स में काफी रिस्पेक्टेड क्रिएटर्स में से एक थे, क्योंकि वो अपने गेस्ट से सिर्फ हाँ नहीं करते थे, बल्कि उन गेस्ट से क्रॉस क्वेश्चन करते थे, बातें करते थे, एंड काफी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछते थे। लेकिन जब 5 जून 2025 को राज शमानी एक पॉडकास्ट अपलोड करते हैं, वो देखने के बाद ज्यादातर लोग राज शमानी को हेट करने लगते हैं। 5 जून 2025 को राज शमानी विजय माल्या के साथ एक 4 घंटे का पॉडकास्ट अपलोड करते हैं, जिसमें राज शमानी कई सारे मुद्दों के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि राज शमानी विजय माल्या से कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं। जो विजय माल्या ने आंसर दे दिए, उन आंसर्स को सच मान के आगे बढ़ जाते थे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसी चीज को क्रिटिसाइज करते हुए कई सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं, क्रिएटर वीडियो बनाते हैं, राज शमानी को एक्सपोज करते हैं। जब माल्या ने एक पॉडकास्ट में कहा मेरे पास 6200 करोड़ का लोन था, मैंने 14,000 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी चुका दिए, उसके बाद भी ये लेंडर मुझे परेशान कर रहे हैं। ये तो वो बात हो गई पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे ना, एक गरीब किसान को ब्याज पे देके साहूकार लूट लेता था कि अरे राम मुझे तो लूट लिया ब्याज पे ब्याज लगा के। तो इससे पहले कि आप इसके दुख में रो दो, एक बैंक की तरफ की कहानी भी सुन लो। बैंक बोल रही है तुम्हारा 6,848 करोड़ था बाकी, अब तुम पैसा दे नहीं रहे, तो जो बकाया अमाउंट है उस पे हम लगाएंगे ब्याज, और तुम्हारे इंटेंशन में गड़बड़ है हम उस पे लगाएंगे पेनल्टी। तो ब्याज और पेनल्टी जोड़ के 10 अप्रैल 2025 तक का हिसाब होता है 10,933 करोड़। तो आपका टोटल अमाउंट मिला के हो गया 17,781 करोड़। उसमें से हमें रिकवर हुए हैं 10,814 करोड़। तो भैया अभी भी 6,900 करोड़ बाकी है। अब आप बोलेंगे माल्या तो कह रहा था हमने 14,000 करोड़ दे दिए। The government has recovered 14,100 crores from me. बैंक कह रहा है कि भैया 10,000 करोड़ यहाँ, ये क्या गड़बड़ है। गवर्नमेंट ने कहा था कि भैया हमने इनकी 14,000 करोड़ रुपए वैल्यू की संपत्तियां जब्त कर ली है, पर हमने जब उसको बेचा तो बेच के हमारे हाथ में 10,814 करोड़ लिया है। इस शीट में अगर आप देखें हर बैंक का जो मूल अमाउंट था उससे ज्यादा का चुका है माल्या। लेकिन ब्याज बट्टे की बात करें तो किसी का ब्याज और किसी का पेनल्टी आज तक नहीं आई है। और भैया बैंक कह रहे हैं हम तो कमाते ही ब्याज के लिए, वही नहीं दोगे तो मतलब
मतलब क्या है। और ज्यादातर लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि राज शमानी ने ये पॉडकास्ट विजय माल्या की इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए बनाया है, जिसके राज शमानी को अच्छे खासे पैसे मिले होंगे। क्योंकि यहाँ पर फिर वही वाला मीम याद आता है कि आई नो बट आई कांट प्रूव। लेकिन इस पॉडकास्ट के कुछ महीनों के बाद एक ऐसी चीज हो जाती जो कि ये कंफर्म कर देती कि राज शमानी पॉडकास्ट करने के लिए पैसे लेते हैं। तो राज शमानी की मैनेजर जो कि नव्या श्रीवास्तव, वो अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाती है जहां पर उनकी लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होती है और वहां पर एक सेक्शन बना हुआ होता है पेड पॉडकास्ट करके। और इसीलिए इन्हीं सब एलिगेशंस और कंट्रोवर्सी की वजह से 2025 में राज शमानी की रेप्यूटेशन काफी ज्यादा हार्म हुई है। एंड द नेक्स्ट यूट्यूबर इज सौरभ जोशी। अब आई नो काफी सारे लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी और मैं कवर भी नहीं करने वाला था, लेकिन सौरभ जोशी एक ऐसे यूट्यूबर है 2025 में जिनकी रेप्यूटेशन काफी ज्यादा हार्म हुई है। तो अभी रिसेंटली सौरभ जोशी की शादी हुई और उनकी शादी कम बल्कि कंटेंट ज्यादा लग रहा था। मतलब हर जगह, हर रीति रिवाज में, हर चीज में उन्होंने अपना कंटेंट निकाला है। जैसे जब कोई किसी को रिंग देता है तो वो कितना स्पेशल मूवमेंट होता है कि उसको कितनी अच्छे से सेलिब्रेट करा जाता है। लेकिन सौरभ जोशी ने उस रिंग को अपने नए वाले घर के अंदर छुपा दिया और बोला जाओ ढूंढ के लाओ रिंग। और जब अवंतिका ने पूरे घर के अंदर रिंग को ढूंढा और जब वो इतना ज्यादा थक गई रिंग ढूंढने से, जब एंड में रिंग मिली तो सारी एक्साइटमेंट ही खत्म हो चुकी थी और इसलिए उसने एंड में पूछ ही लिया कि ये रिंग मेरे लिए लाए थे या कंटेंट के लिए। और सौरभ जोशी ने वो वाला पार्ट भी डाल दिया वीडियो के अंदर। और फिर शादी के व्लॉग से तुमने उसके मीम्स तो देखे ही होंगे जहां पे कभी अवंतिका की बात को बीच से ही काट दिया या फिर उसकी बात को इग्नोर कर दिया। और इवन सबसे बड़ी बात, जब सौरभ जोशी की वाइफ गिर जाती है तो सौरभ जोशी ने उस पार्ट को भी वीडियो के अंदर रखा और यहीं से लोग पॉइंट आउट करने लगे कि सौरभ चाहता तो इस पार्ट को ट्रिम आउट कर सकता था, कट कर सकता था, लेकिन सिर्फ अपने कंटेंट के चक्कर में सौरभ ने जानबूझकर उस पार्ट को अपनी वीडियो के अंदर रखा ताकि लोग उसके बारे में ज्यादा मीम्स बनाए, ज्यादा मीम्स बनाएंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे। और सिर्फ इसलिए सौरभ जोशी ने उस पूरे पार्ट को अपनी वीडियो के अंदर रखा, अपनी वाइफ की रेप्यूटेशन की केयर किए बिना। और इवन शादी के 2-3 दिन के बाद जब सौरभ कपिल शर्मा की मूवी लॉन्च में दिखता है तो उसने अपनी वाइफ को कैमरा मैन बना के रखा हुआ था। मतलब जहां जहां सौरभ जा रहा है उसकी वाइफ पीछे पीछे उसको रिकॉर्ड करते हुए जा रही है। और यहीं से लोग सौरभ जोशी को हेट देने लगते हैं कि भाई जब शादी नहीं करनी थी, केयर ही नहीं करना था, तो फिर क्यों ही करा शादी, कैमरामैन बनाने के लिए। और इन्हीं सब के चलते सौरभ जोशी की रेप्यूटेशन उनकी फीमेल ऑडियंस में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब सबको अपना वाला बेस्ट लगता है, मतलब सौरभ जोशी से सबका बेस्ट है भाई। और यही थे कुछ यूट्यूबर जिन्होंने 2025 में अपनी रेप्यूटेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया है। अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पर एक और वीडियो दिख रही होगी, फटाफट से क्लिक कर आ जाओ, मैं तुमको इसी वीडियो में मिलूंगा।